अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था बहुत कम व्यूअर्स आए हैं, उसके बहुत कम बच्चों ने देखे, इसलिए हमें इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे। करना है निर्माण, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में शब्दार्थ लिखे हैं हमने। चित्र के आधार पर काल संबंधित वाक्य बनाओ और समझो। तो हमने इसके चित्र को देखकर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्य बनाए, जो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहे हैं। मैंने लड्डू खा लिया, मैं लड्डू खा रहा हूँ, मैं लड्डू खाऊंगा। परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की सूची बनाओ। देखें, यहाँ पर आपको एक लिंक दी हुई है www.paramveerchakra.com। आप यहाँ पर जाकर भी इसकी सूची देख सकते हैं। वैसे हमने भी आपको बताई है, देख लीजिए उसे। इस तरह की सूची है, यहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं, चित्र भी है और किस रेजिमेंट से किस पोस्ट पे वो कार्यरत थे उनका भी उल्लेख किया गया है। किस समय दिया गया है, यहाँ पे तिथि दी हुई है। इस प्रकार से हमने पूरे परमवीर विजेताओं के नाम लिखे, उनकी यादी बनाई है। उसके बाद में हमने कुछ प्रश्न उत्तर लिखे हैं। प्रश्न पहला, करना है निर्माण, इस कविता के कवि कौन है? इसका उत्तर लिखेंगे हम। करना है निर्माण, इस कविता के कवि गौकरण वर्मा है। प्रश्न क्रमांक 2, कवि हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं? उत्तर, कवि हमें भारत का नव निर्माण करने के लिए कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत देश में कौन झूम रहा है? तो हम उत्तर लिखेंगे उसका। उत्तर, भारत देश में फूल फलों से झूम रही है बनबन डाली डाली। प्रश्न क्रमांक 4, कवि हमें आपस में किस प्रकार रहने के लिए कह रहे हैं? उत्तर लिखेंगे हम। कवि हमें आपस में भारत की संतान बनकर भाई भाई की तरह रहने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक 5, कवि फूल कहाँ चढ़ाना चाहता है? उत्तर है, कवि फूल हिमगिरी के ऊंचे शिखरों पर चढ़ाना चाहता है। कवि फूल हिमगिरी के ऊंचे शिखरों पर चढ़ाना चाहता है। यह रहे हमारे 5 प्रश्न उत्तर। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस कविता के आधार पर भारत की विविधता एवं विशेषता 7-8 वाक्य में लिखो। प्रश्न सिर्फ 7-8 वाक्य में लिखने के लिए कहा है, लेकिन हम इस पर आधारित एक निबंध लिखेंगे। यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है 7-8 वाक्य पे लिखना है, तो आपको कम से कम एक पैराग्राफ जो 10-11 लाइनों पर डिपेंड हो, तो इसका निबंध हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। हेडिंग डालेंगे, भारत की विविधता एवं विशेषताएं। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाओं, निवासियों और उनकी संस्कृतियों में काफ़ी अंतर है। कुछ प्रदेश अफ्रीकी रेगिस्तान जैसे तप्त और शुष्क है,
यानी तपते हुए, गर्म, शुष्क, सूखे है। अफ्रीका के रेगिस्तानों की तरह हमारे भारत देश में भी कुछ इलाके इस प्रकार से है। तो कुछ ध्रुव प्रदेश के भांति ठंडे हैं। ध्रुव प्रदेश पोलार एरिया, जो पोलार आते हैं ना, वहाँ पर हमेशा बर्फ़ होती है, तो वो ठंडे होते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी कुछ एरिया ऐसे जहाँ पर हमेशा ठंड होती है और वहाँ बर्फ़ होती है। कहीं वर्षा का अतिरेक है तो कहीं उनका नितान अभाव है, यानी कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पे बारिश कहीं कम होती है। तमिलनाडु, पंजाब और आसाम के निवासियों को एक साथ तमिलनाडु, पंजाब और आसाम के निवासियों को एक साथ देखकर कोई उन्हें एक नस्ल या एक संस्कृति का अंग नहीं मान सकता। देश के निवासियों के अलग अलग धर्म, विविधतापूर्ण भोजन और वस्त्र उतने ही भिन्न हैं जितनी उनकी भाषा या बोलियां। इतनी और इस कोटि की विभिन्नता के बावजूद संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में निबद्ध है। इस सूत्र के अनेक विधाएँ हैं जिनकी जड़ें देश के सभी कोने तक पल्लवित और पुष्पित है। बाहर विभिन्नताएं और विविधताएं भौतिक है, किंतु भारतीयों के अभ्यंतर यानी उनके अंदर में प्रवाहित एकता की अजस्र धारा भावनात्मक एवं रोगात्मक है। इसी ने देश के जन मन को एकता के सूत्र में पिरो रखा है। भारत की एकता का यह भारतीय संस्कृति का स्तंभ है। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है और वह अपनी विशिष्टताओं सहित विकसित होती रही है। इसके कुछ विशेषण लक्ष्य है जिन्हें भारतीय एकता के सूत्र की जड़ों को और भी सुदृढ़ किया है। यह निबंध मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा। आप इसे अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा स्वयं अध्ययन में। नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। तो हमने यहाँ पे देखा है एक चित्र बना हुआ है। यह चित्र है बाघ का और हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और यह चित्र है मोर का और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है यह एक आम का चित्र है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय फल आम है और यह रहा फूल और यह फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो ये सभी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। तो आपको इस तरह से जो खाली बॉक्स है उनको फुल करना है, फिल करना है अच्छी तरह से और हमेशा याद भी रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भाषा की ओर निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर लिखो। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर मैं आपको इसका स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, उपसर्ग और प्रत्यय। फिर भी हम यहाँ पर समझने के लिए बहुत ही आसान है, समझ लेते हैं।
उपसर्ग उसे कहा जाता है जो शब्द के पहले लगाया जाए, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो शब्द के बाद लगाया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ अप, नी, सु, अ, कु, भर, यह क्या है? ये सभी उपसर्ग है, यानी शब्द से पहले लगेंगे। जैसे यहाँ पे अप से बना अपशगुन, यहाँ पे दिख रहा है अपशकुन। दूसरा नी डर, नी लगाकर डर लिखेंगे हम, डर के आगे नी लगता है तो नी से क्या हो गया? वो निडर। और यह नी जो है तो ये क्या हुआ? डर का उपसर्ग। उसी तरह से उसके बाद में तीसरे स्थान पर हम लिखेंगे सु से क्या आएगा? सु किसके आगे लगेगा? स्वागत, स्वागत। उसके बाद में देखिए अव्यवहारिक, व्यवहारिक, अव्यवहारिक। कुप्रथा, उपसर्ग यानी शब्द के प्रथा के आगे लग रहा है कु, तो यह कुप्रथा हो गया। उसके बाद में आता है आखिरी उपसर्ग भर, तो क्या लिखा गया है यहाँ पे? भरपूर। समझ में आ रहा है आपके? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ये इस चक्र में प्रत्यय लगाना है, यानी शब्द के बाद, जैसे ता, सुंदर शब्द के अंत में लगता है ता, तो ता क्या हुआ? प्रत्यय है ना। गुणवान, दूसरा है वान, तो गुण के बाद लगेगा वान, गुणवान। इसी प्रकार आवना, डर के आगे आवना। अब यहाँ पे कहेंगे आप कि सर यहाँ पे तो डर लिखा हुआ है, डरावना, हाँ, तो डर आवना को जब हम जोड़ते हैं तो ये आ की मात्रा रा में लग जाती है। डरावना, डर, और ये आ की मात्रा आवना, डरावना। समझ में आया आपके? तो अ कहाँ गया यहाँ का? यहाँ पर लग गया है। इसी प्रकार से ई, उपयोगी। अब ई, यहाँ पर ई लिखा हुआ है सर, आपने ई यहाँ पे ग में ई की मात्रा लगा, उपयोग से को प्रत्यय लगाएंगे तो वो हो जाएगा उपयोगी। समझ में आया? ई की जगह पे हमने ई की मात्रा का उपयोग किया है। उसके बाद आता है आहट, यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है, आ की मात्रा का उपयोग किया गया है। घबराहट, घबराना, घबराहट। उसके बाद में दिनिक, न में ई की मात्रा लग गई है, इक की दिनिक। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए और इसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहते हैं, वैसे तो आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।